मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उसका जो विचारक है अरस्तू, तो अरस्तू ने नागरिकता के संबंध में क्या विचार दिए हैं उस पर चर्चा करूँगी। नागरिकता के संबंध में जो अरस्तू ने अपने विचार दिए हैं वो अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स के 3रे स्तवक में प्रस्तुत किए हैं। उसने राज्य को नागरिकों का एक समुदाय कहा है और इसके साथ ही यह भी कहा है कि जिन व्यक्तियों को राज्य में किन व्यक्तियों को नागरिक माना जाना चाहिए तथा नागरिकता की क्या शर्तें होंगी, क्या योग्यताएं होंगी और नागरिकों के प्रमुख कार्य क्या क्या होंगे। यह संपूर्ण विवरण जो अरस्तू ने प्रस्तुत किया है वो अपने समय में यानी यूनान में जो प्रचलित थी व्यवस्था उससे प्रभावित है। और जब हम सारा ये पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आधुनिक युग में ये नागरिकता संबंधी जो विचार हैं ये कम मेल खाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने नागरिकता की परिभाषा क्या बताई है। अरस्तू ने अपनी नागरिकता संबंधी विचारों को नकारात्मक रूप से प्रारंभ किया है और सबसे पहले उसने कहा है कि किस श्रेणी के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, और उसके बाद उसने लोकतंत्र शासन के संबंध में नागरिकता की परिभाषा दी है। अरस्तू का मानना है कि केवल राज्य में निवास के कारण अथवा किसी नागरिक की संतान होने के कारण या कुछ कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। अरस्तू ने निवास, वंश अथवा कानूनी अधिकारों को नागरिकता का आधार स्वीकार नहीं किया है। नागरिकता की परिभाषा जब अरस्तू देते हैं तो वो बताते हैं कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के न्यायिक प्रशासन के कार्य में अथवा सभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण के कार्य में भाग लेता है अथवा इन दोनों कार्यों को करता है, यानी जो न्यायिक कार्य में भाग ले अथवा विधि निर्माण के कार्य में भाग ले, केवल वो ही नागरिक है। यदि हम अरस्तू की नागरिकता की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं तो सबसे पहले जो विशेषता सामने आती है वो है सीमित नागरिकता का पक्षधर। अरस्तू राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। वो केवल उन व्यक्तियों को नागरिकता देने का समर्थक है जो उसकी दृष्टि में नागरिक कार्यों को करने में समर्थ हैं। वह नागरिकता को राज्य के गौरव में भागीदारी मानता है। अरस्तू का कथन है कि नागरिकता का अर्थ राजनीतिक अधिकार और कर्तव्य से है, यानी केवल राज्य के वो लोग जो सीधे सीधे राजनीतिक, न्यायिक या प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं वो ही नागरिक हैं। अन्यों को उसने नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा है। दूसरा है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अरस्तू का मानना है कि उसमें शासन करने की योग्यता के साथ ही शासित होने का गुण भी होना चाहिए। नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति होने पर ही जो स्वामी है वो इतना अवकाश प्राप्त कर सकता है कि वो राज्य के कार्य में निष्ठापूर्वक भाग ले सके। इसके अलावा निजी संपत्ति होने पर व्यक्ति की राज्य की सुव्यवस्था और रक्षा में भी रुचि बढ़ जाती है। अवकाश का अर्थ है वो समय जो स्वामी को मिलता है राजनीतिक, प्रशासनिक, साहित्य के अन्य समाज सेवा के कार्यों को करने के लिए, और ये अवकाश से प्राप्त हो पाता है दासों के कारण, क्योंकि जो भी घरेलू, कृषि, व्यवसाय संबंधी कार्य हैं वो दास निपटाते हैं और स्वामी को जो समय मिलता है वो उनसे विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। नागरिक होने के लिए नैतिक एवं बौद्धिक योग्यताएं भी होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को सद्गुणी होना चाहिए। अगली वो बताता है योग्यता, जिसकी राज्य के कार्यों में रुचि हो उन्हें ही नागरिक बनाया जाना चाहिए। तो ये थी कुछ योग्यताएं जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए नागरिक बनने के लिए। अयोग्यताएं यानी किन किन व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनाया जा सकता, इसके विषय में अरस्तू कहता है कि दास वर्ग के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि वे सजीव संपत्ति हैं। संपत्ति के उत्पादन के अप्राकृतिक साधनों को अपनाने वाले व्यक्ति यानी कि व्यापारी और सूदखोर ये भी नागरिक नहीं हो सकते। श्रमिक, कारीगर, शिल्पी आदि नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि वे धन व शिक्षा की दृष्टि से हीन होते हैं, साथ ही उनके पास अवकाश भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति भी नागरिक नहीं होते जिनके माँ बाप किसी अन्य राज्य में रहते हैं और उनका जन्म भी विदेश में हुआ हो। राज्य से निकाले गए अथवा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते।
राज्य में अगर कोई विदेशी व्यक्ति रह रहा है तो वो भी राज्य का नागरिक नहीं होगा। किसी नागरिक की संतान होने से भी नागरिकता नहीं मिलती जब तक कि वो नागरिक कार्यों को यानी प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखता हो। एक महत्वपूर्ण जो अब मैं अगली बताने वाली योग्यता हमें वर्तमान लोकतांत्रिक दृष्टि से वो बहुत ही ख़राब लगेगा, लेकिन अरस्तू के समय में उसने ऐसा ही माना था कि स्त्रियों व बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि वो बौद्धिक शक्ति में हीन होते हैं। साथ ही वृद्धों को भी नागरिकता का प्राप्त अधिकार नहीं होता क्योंकि वो शारीरिक दृष्टि से हीन होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि अरस्तू ने किन व्यक्तियों को नागरिक माना है, किन को नागरिक नहीं माना है। अब हम यदि इसका देखें, इसमें क्या क्या हमें कमियां नज़र आती हैं इसके नागरिकता संबंधी सिद्धांत में, तो सबसे पहली कमी है आधुनिक राज्यों में ये है अमान्य है। वर्तमान में हम राष्ट्र राज्यों में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक राज्यों में रह रहे हैं। कौन नागरिक होगा नहीं होगा इसके आधार बदल गए हैं। वर्तमान में स्थायी निवास, जन्म के आधार पर सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि अरस्तू ने जो नागरिकता का क्राइटेरिया लिया है वो बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है क्योंकि पूरे समाज के बहुत छोटा सा वर्ग ही नागरिक अरस्तू ने बताया, बाकी सबको नागरिकता से उसने वंचित कर दिया। और इस तरह उसकी राज्य की एकता को भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को वो नागरिकता से वंचित कर रहा है। दूसरा, धन व सत्ता का संयोग कर रहा है। वो ये मानता है जो भी व्यक्ति नागरिक बन रहे हैं उनके पास धन होना चाहिए, धन होगा तभी उसे अवकाश मिलेगा और अवकाश मिलेगा तभी वो प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को संपन्न कर पाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि अरस्तू के जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत है इसमें कई कमियां हैं। हो सकता है कि उस समय यूनान की जो अर्थव्यवस्था हो या जो भी स्थिति रही हो उस दृष्टि से ये व्यवस्था ठीक रही हो या अरस्तू ने इसका समर्थन किया हो, लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक युग में ये व्यवस्था अमान्य है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।